बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, भारत की जो कार्रवाइयाँ हैं ख़ास तौर पर 6-7 मई और उसके बाद 10 मई के बाद जो कुछ हमने उसका जवाब दिया, ऑपरेशन बनियान अल मरसूस की बात करें, मार्का हक की बात करें, तो भारत अभी भी बाज नहीं आ रहा और झूठ का पलंदा लेकर पूरी दुनिया में उसका प्रचार कर रहा है। अजीत डोवाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिसका डॉक्ट्रिन है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दहशतगर्दी पूरी दुनिया में, वो कहता है कि जिस 7 मई को तमाम 9 मुकामात पे कामयाबी से ऑपरेशन संदूर किया गया, जिसको पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद किया। आर्मी चीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन संदूर के ज़रिए दहशत गर्दाना कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पर, मगर हकीकत में पाकिस्तान पर हमले किए जिन्हें भारत ने सरकारी कार्रवाइयाँ करार दिया। जो कुछ हुआ उसने इस खित्ते की डायमेंशंस को, क्या पूरी दुनिया के बैलेंस ऑफ पावर को चेंज कर दिया। पाकिस्तान के हवाले से जो अगर हम बात करें, इस खित्ते का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश जो भारत की खुद साख्ता थी वो हवा में उड़ती नज़र आई और उसके बाद पूरी दुनिया में उसका मजाक बना। हमने उसके जहाज़ ना सिर्फ हवा में गिराए बल्कि बेसिस पे खड़े खड़े उनके जो एसेट्स थे, S-400 की बात करें, उनके 36 मकामात को हमने निशाना बनाया कामयाबी से। इन्हीं हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेड साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेड साहब, एक और मज़ायका खेज़ बयान अजीत डोवाल की जानिब से आया, बल्कि इसको अजीत डेवल कहें तो बेहतर होगा, कि जी हमने 7 मई को तमाम 9 निशानदही शुदा अहदाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह किया, उनको निशाना बनाया, और ये दहशत गर्दाना कार्रवाई जो पाकिस्तानी सिविलियंस पे की गई थी, जिसका पाकिस्तान ने उससे पहले वज़ीर आज़म ने आज भी स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात में कहा कि हमने ऑप्शन दी थी, तीसरे मुल्क की किसी ऑप्शन दी थी कि आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें किसी भी न्यूट्रल कंट्री के साथ मिलके, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई उसका जो हमने जवाब दिया। आप क्या देखते हैं, बैलेंस ऑफ पावर जो है इस वक्त इस खित्ते के हवाले से वो अक्सर तब्दील हो चुका है? देखें, बात यह है कि ये अजीत डोवाल मुझे समझ नहीं आता किस किस्म का इंसान है, इसको शर्म भी नहीं आती है। जितनी पाकिस्तान ने मार्के हक में इनकी मार लगाई है, इनका मुंह काला किया, दे आर शेमलेस पीपल। अब अगर तुमने 9 हमारे बेसिस में नुकसान हुए तो देन वी शुड हैव सम प्रूफ। हमने तो दुनिया को बता दिया कि हमने 16 एयर बेसिस जहाँ जहाँ से अपने जहाज़ उड़ाए थे, और हमारे ये जो आपने कहते हैं कि सो कॉल्ड ये के ट्रेनिंग कैंप से मस्जिदें शहीद थी, औरतों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, दैट्स ऑल लिक्विड। और हमने जाके सबको विजिट, फॉरेनर्स को विजिट कराया एंड दे ऑल एक्नॉलेज। उसके बाद आपने फिर ड्रोन फायर करने शुरू किया, 84, हमने 83 गिरा दिया, उस पर भी आपको शर्म नहीं आई। फिर ब्रह्मोस फाइल किए, उसके बदले में फिर हमने कहा आपको अब हम आपको बताते हैं। और जो DGSP ने कहा था कि अगर स्टार्ट आप लड़ाई करेंगे तो हम एंड हम करें, तो हमने 4 घंटे में एंड करके दिखा दी। घुटने में टेक दिए, मुँह भी काला कर लिया दुनिया में। उसके बाद ट्रम्प के बाद जाके मिलते भी करते, रोते हुए भागे, उसे सीसर भी करे और फिर भी मानते भी नहीं। मैं ना मानू की डाटा अपनी लगाई हुई है, जूते भी खा गए, ये शेमलेस पीपल। और उसके बाद आपने कोई प्रूफ नहीं दिया। अब आप इस वक्त इनके नैरेटिव को क्या किसी ने यकीन किया? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हमारी हुकूमत ने कहा कि आप कोई एक भी किसी इंडिपेंडेंट मुल्क से इंक्वायरी करा लें, किसी से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें और फिर हमें बताएं। आपने नहीं करवाया, तो इसलिए आपको बयानियों की से माने नहीं है। अब वजह ये है कि जब आप आइसोलेट हो गए हैं, आपको SCO में मुंह की खानी पड़ी है, आपको ब्रिक्स में वहाँ पर भी आपका बयान नहीं चला, वहाँ भी उन्होंने बड़े क्लियर बात की, पहलगाम का जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, वहाँ भी आप शर्मिंदे हुए। उसके बाद आप अब पाकिस्तान हैज रीइमर्ज एज अ रीजनल स्टेबलाइजर, मतलब अब ईरान ने भी उनको किक आउट कर दिया, जो वहाँ राव और मसूद मुसाद ने मिल के एक चाबहार नेटवर्क खत्म हो गया वहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो वो खत्म हो गया। उसके बाद आप वहाँ से BLA की जो ट्रेनिंग करते थे चाबहार में, वो भी खत्म हो जाएगी, तो वहाँ वो भी कमजोर हो जाएगी। उसके बाद अब बार ऑपरेशन संदूर चल रहा है। लेकिन ब्रिगेड साहब, बात तो वही आती है कि वो कहते हैं ऑपरेशन संदूर जारी है। बलूचिस्तान में जो फितनतुल हिंदुस्तान वाली कार्रवाइयां हैं वो तो खुलेआम, क्योंकि हमें याद होगा शर्मुल शेख में जब यूसुफ रजा गिलानी ने उनके वजीर आजम को जब पकड़ाया था डोजियर, और वो मान गए थे कि हाँ
पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में भारत और रॉ मुलव्विस है दहशतगर्दी में, तो आप समझते हैं कि इसके हवाले से हमें एक मजबूत पॉलिसी बना के पूरी दुनिया में इसको एक्सपोज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और कर भी रहे हैं। अब तो उन्होंने पूरे प्रूफ दे दिए हैं और ईरान ने इनको किक आउट कर दिया, चाबहार से भी और अपने मुल्क से भी, कि ये मेरे ख्याल आप देखें कि अभी उन्होंने और फिर से जिस तरीके से इंडिया ने और रॉ ने उनकी कमर में छुरा पहुंचा है, ये मोसाद के साथ मिलके, इजराइल के साथ मिलके उनके साइंटिस्ट को मरवा दिया, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को मरा दिया, तो ये तो नहायत घटिया किस्म की कौम। बांग्लादेश ने इनको छोड़ दिया, ईरान ने इनको छोड़ दिया, चाइना से इनके वैसे ताल्लुकात ख़राब हैं, तमाम आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इनको छोड़ दिया, पाकिस्तान से इनके वैसे ही ताल्लुकात ख़राब है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे तो पाकिस्तान इवन नेपाल इनके साथ नहीं खड़ा, जो कि ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो रजिस्टर्ड हिंदू स्टेट है वो भी इनके साथ नहीं खड़ी। तो आप देखें ना, इस वक्त पाकिस्तान रीइमर्ज हो गया एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर भी, और उसके बाद भी इस खित्ते का रीजनल स्टेबलाइजर। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान को मान रहे हैं, पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग के लिए कह रहे हैं हम अपने पायलट भेजने हैं, फौजी भेजने हैं, बिकॉज ये शोन कि हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर न्यूक्लियर में भी मुल्क हैं, इसके साथ हम बहुत ही, हमारी फौज लड़ाका और साथ जो है बहुत प्रोफेशनल है। तो ये भी दुनिया को पता चल गया। 3 दहाइयों से लड़ने, इंडियन फौज अनट्रेंड अनप्रोफेशनल, सिर्फ नहाते कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को ये मार सकते हैं, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। कन्वेंशनल मीन्स में ये देर जीरो। पायलट इनके बाद 9 स्क्वाड्रन कम है। स्टेट रन जो दहशतगर्दी है वो पूरी दुनिया में इनकी साबित हो चुकी है, कनाडा, अमेरिका, हर जगह उन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं। अच्छा, तलाल चौधरी साहब जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान में जो फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ, ये ऑपरेशन संदूर का तसलसल है। आप देखें, ये वो एक्चुअली ऑपरेशन संदूर तो था जो उन्होंने मेन पाकिस्तान पे अटैक किया, वो इनको जूते पड़ गए, इनका मुंह काला हो गया और अपने मुंह, अब इवाम को मुंह शक्ल नहीं दिखा सके, इसलिए बार बार कहते ऑपरेशन संदूर कर रहे हैं। ये प्रॉक्सीज हैं, इन्होंने अपनी नई प्रॉक्सी शुरू की हुई है, जो BLF जिसको फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं, और फितनतुल खारिज जो ये TTP और आइस खुरासान पाकिस्तान ग्रुप है, अब ये उनको कर रहे हैं। अब आपके सामने अभी रिसेंटली चाइना में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, चाइना फॉरेन मिनिस्टर और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए थे, वहाँ पर जाके फैसला हुआ कि हम CPEC को भी अफगानिस्तान तक लेके जाएंगे, जिस पे फिर अफगानिस्तान की बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट आई। बट बल्कि आज भी ये बात हुई है कि जी भारत जो है TTP को पैसे देके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। बिल्कुल, उनको फंडिंग, ये पाकिस्तान को बड़ी क्लियर अफगानिस्तान में बात करनी कि आप क्या करना चाहते हैं, आर यू विद अस और यू आर विद दिस स्टूपिड इंडिया टेररिस्ट, जो ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है अफगान। आपने, इन्होंने कनाडा में सिख लीडर को मारा, अमेरिका में पकड़े गई कॉन्स्पिरेसी, पाकिस्तान के 20 शहरी मारे जो कि ये कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे, उसके बाद इन्होंने बरतानिया में मारा, ऑस्ट्रेलिया में मारे लोग। तो ये तो नॉन टेररिस्ट है। गुलबचन यादेव की मिसाल आपके सामने है। फिर इन्होंने माना नहीं कि हमारे तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। अब मान के 6 पायलट मान गए, 4 पायलट इनके ये उनको ये एजाज़ दे रहे हैं, गैलेंट्री अवार्ड। 3 में राफेल तैयारी के पायलट जो मारे गए हैं। उसके बाद मुझे ये बताइए कि गैलेंट्री अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो लड़ाई में आउट ऑफ द वे, कॉल ऑफ द ड्यूटी, वो सर अभिनंदन को भी तो दिया उन्होंने, वील चक्रम जो था उनका, जिसका जहाज गिर गया, जिसने आज तक खुद कन्फेस ही नहीं किया कि मैंने F-16 मारा है, जो कि जहाज गिरा और पकड़ा गया। तो वो तो उसके मुझे बताइए, उसको किस बात का वीर चक्र जो बहुत बड़ा एजाज है वो गैलेंट्री अवार्ड उसको दिया। फिर 100 लोगों को और अवार्ड दे रहे हैं जिनके S-400 के मिसाइल साइट उड़ा दी, उनको ऑपरेटर को दे रहे हैं। उड़ी में जो डंप उड़ा दिए उनके ऑपरेटर को दे रहे हैं। भाई किसने क्या कार्रवाई की है? वो पाकिस्तान को नुकसान किया, पाकिस्तान का जहाज गिरा दिया, तो पाकिस्तान में जाके तबाही कर दी। कैसे 250 में से 100 लोगों को इनाम दे रहे हैं? बिकॉज वहाँ का प्रेशर था, पहले मानते नहीं थे। अपने जितने लवाकिन थे इनके लोग मारे गए थे, उनके कहा कि आप उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे भी नहीं डालेंगे। यहाँ तक इन्होंने किया। जो मुल्क, जो फौज अपने शहीदों को छुपा रहे हैं, मुल्क को जो मारे जाते हैं उनको नहीं, उनको डिजर्व ऑनर जो था वो भी नहीं दिया इन्होंने, और उसके बाद अब मान के अब कहते हैं कि जी हम अवार्ड देंगे। तो आप इससे ये देख लेंगे ये कितनी घटिया कौम है। और ये नरेंद्र मोदी, मैं बताऊं, 3 से 6 महीने में
नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे, इसको जूतियों का हार पड़ा के ना ये इनकी सर सड़कों पे लोग हैं, 30 से इसको 40 करोड़ लोग इस वक्त भारत के अंदर, हम बात कर रहे थे कल के प्रोग्राम में भी, वो उस बरसरे एहतजाज हैं, यानी कि सड़कों पे निकल आए हैं इसकी पॉलिसीज के खिलाफ। किसान भी हैं, बैंकर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। आप अल्टीमेट देखेंगे कि वो इसको गुजरात के रेलवे स्टेशन पर खोखा लगा के देंगे कि तुम जिस जगह पे चाय बेचते थे वहीं पे छोड़ के आएंगे कि तुम चाय बेचो, तुम डिजर्व ये करते हो। ये एक अजीब अजीब किस्म का इंसान है, इसमें कोई इंसानियत है ही नहीं। ये नेतन्याहू की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वहाँ पर हम नहते पैलेस्टीनियंस हैं, जहाँ पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क, लड़ाका फौज और हमारे इनका एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी में है, जिनको तो हम इनका हसर करके रखते हैं। अगर ये दोबारा मिसअप्रेंजर करते हैं, इनका 10 टाइम इकोनॉमी को मिलिट्री लॉस होगा। आप ये देख लें, हमने तैयारी की हुई है। इसलिए ये अब ये ना इनकी कौम तैयार है, ना ये खुद इस तरह की नारेबाजी करते रहेंगे। इसके अलावा अब इनमें कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो नया इक्विपमेंट दे रहे हैं $5-6 बिलियन का, इनको 4 साल चाहिए तैयारी करने की। 4 साल पहले इन्होंने लिए थे मेरा ये राफेल तैयारी। क्या तैयारी की इन्होंने? इन्होंने डिप्टी एयर चीफ को सैक कर दिया। उसने कहा कि हम हमारे पायलट अभी भी राफेल तैयारों पर पूरी तरह ट्रेन नहीं है, तो सैक कर दिया। आपके सामने राफेल दे रहा हूँ, क्या हाल हुआ। तो जो भी इक्विपमेंट लेंगे 4 साल से पहले ही चाहिए। अच्छा, एक स्टेटमेंट बड़ी बेसुरापा सी इन्होंने बयान करनी शुरू कर दी है कि हम 3 मुल्कों के खिलाफ लड़ रहे थे, तुर्की, चीन और पाकिस्तान। इस तरह तो इसराइल, रशिया और अमेरिका के साथ और फ्रांस के साथ हमने 4 मुल्कों के खिलाफ जंग लड़ी है। आप ये बताएं कितने मजा की बात है कि इन्होंने राफेल तैयारी ली है फ्रांस से, मिराज तैयारी ली है फ्रांस से, S-400, सुकोई 30, MiG-29 ये लिए हैं रशिया से, तो इसराइल से लिए सारे ड्रोन। तो क्या वो मुल्क इनकी सपोर्ट कर, हम इनके खिलाफ लड़े थे? आप दूसरे मुल्कों से, पाकिस्तान ने चाइना से और हथियार लिए हैं, जहाज लिए हैं J-10, 17, और हमने जो इधर से लिए हैं ये दूसरे ममालिक से हमने लिए, खासतौर पे तुर्की से लिए हमने ड्रोन्स। तो वो लेकिन इस्तेमाल तो हमने किए, हमारे पायलट ट्रेंड है, आवर पीपल आर ट्रेंड, दे हैव अ ट्रेनिंग भी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी है, जज्बा ईमानी भी है और शहादत का जज्बा भी है। ये फोर्स मल्टीप्लायर है, इनके पास तो ऐसी चीज ही नहीं है। तो इसलिए ये अभी वो अगर ये अभी 1 साल में करते हैं तो ब्रिगेड साहब, आप क्या समझते हैं? ट्रेनिंग का फर्क है, मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। ट्रेनिंग, बिल्कुल ट्रेनिंग, उसके बाद प्रोफेशनल एफिशिएंसी, उसके बाद इंस्पायरिंग कमांड नहीं है, इनको अपने कमांडर्स पर ट्रस्ट नहीं है, उसके बाद इनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव हमारे पास जो है कि हमने जी अपने मुल्क के लड़ना है, शहादत के लिए लड़ना है, अपने कश्मीर के लड़ना है, इनके पास क्या नैरेटिव? ये तो अपने सिपाही जो कुत्ते नहलाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में घटिया तरीन कौम है। ये अपने दल जो लोअर कास्ट को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो बाकी क्या करना है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये 4-5 के लिए भूल, 4-5 के लिए के बाद अभी एक तासुर ये पैदा हो रहा है, और हम सोशल मीडिया और मुख्तलिफ जगहों पे ये देख रहे हैं कि शायद भारत तैयारी कर रहा है दोबारा अटैक करने की। जिस तरह के बयानात बौखलाहट में उनकी जानिब से आ रहे हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, मोदी की जानिब से, आपको क्या लगता है कि वो इस काबिल है अभी? क्योंकि जितना वो डैमेज हमने उसको दे दिया है, कि उसकी कमर सीधी हो गई है? अभी ना इनके पास कोई ट्रेन पायलट्स हैं, ना ट्रेन फौज है, ना कोई बयानिया है। दे नो पाकिस्तान की एफिशिएंसी, पाकिस्तान की एयरफोर्स की एफिशिएंसी। पाकिस्तान अभी हमारे J-10 जो हमारे पास PL-15 मिसाइल्स हैं, इनको पता है हमारी कारकर्दगी क्या, उनकी कारकर्दगी क्या है। ये पायलट्स अनट्रेंड है। 900, मैंने आपको बताया ये 300 पायलट ही कम है, आते नहीं है, वो आ ही नहीं रहे एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं एयरफोर्स को। वो कहते हैं पायलट चाहिए, पाकिस्तान पायलट से मार देंगे, हम नहीं जाते। उनका ये हाल है, डरपोक कौम। ये आपको मैं बताऊंगा, रशिया, ये जो सोवियत यूनियन की इतनी फौज के साथ ये 15 रियासतें ये टूट गई हैं, तो ये तो इंडिया तो अनफिट फौज, अनट्रेंड फौज, अनप्रोफेशनल फौज है, ये तो इंडिया भी तोड़ के रखेगा। ये बड़ा अच्छा इंडिया। वैसे उसके मुल्क में जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं वही काफ़ी हैं, जहाँ पे इनकी अपनी फौज नहीं जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, हमने यहाँ पे लेना है वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जाहिद खान साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं जाहिद साहब। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि हम ANP के हालात इस तरह देख रहे हैं कि अहम रुकन जो है आप समेत समर बलोर साहिबा ने भी PMLN को ज्वाइन कर लिया, कोई ख़ास वजह नज़र आ रही है आपको? देखिए, जाहिर है कि वली खान बाबा के वक़्त में, बादशाह खान बाबा के वक़्त में, उस्मान खान के वक़्त में उनके पॉलिसीज़ तो थी, शायद वो सही थी, क्योंकि आज भी हम उनके एहतराम करते हैं और हमने उनसे सीखा है, हम उसके पैरोकार रहे। तो ये अब क्या कह सकते हैं, या तो जो हमारा नया ANP का नया लीडरशिप आया हुआ है वो जवान है, वो जिस तरीके से अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं शायद वो ज़्यादा बेहतर समझता होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग अपने आप को वहाँ पे मिसफिट समझ रहे हैं वो छोड़ रहे हैं। जिस तरह मैंने तो 1 साल पहले मुस्लिम लीग ज्वाइन होने से मैंने 1 साल पहले सियासत छोड़ दी थी, फिर मैं 1 साल तो खामोश बैठा रहा, फिर मुस्लिम लीग ने मेरे से रब्ता किया और ख़ासकर मैं नवाज शरीफ के साथ क्योंकि बहुत पुराने ताल्लुकात थी तो मैं इस वजह से उसमें शामिल हुआ और लोगों के इलाके के लोगों में भी था। इस तरह मेरे ख्याल में समर भी जो हालात को देख के उसने या उसको उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ भी हो सकता है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, यस जी जाहिद साहब, इस वक्त KPK के हालात आपके सामने हैं, फितनतुल ख़वारिज की तरफ से दहशतगर्दी का सिलसिला, इवन हम बाजोड़ में देखें, वज़ीरिस्तान में देखें, उसके अलावा सियासी चपकलिश जो है वो भी अरूज पे है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज कहा है कि कोई भी कशमकश खैबर पख्तूनख्वा में नाकाबिल कबूल होगी, यानी कि जो बात हो रही थी ना शायद कि नंबर गेम चेंज हो जाएंगे, बंदे इधर से उधर करके कुछ वज़ीर आला को चेंज कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी फाटा का इंतज़ाम जो हुआ था वो गलत है, वो सारे मानते हैं, तो उसको उन्होंने एक दफ़ा फिर इशू बना दिया फाटा के हवाले से। और दूसरा ये बताइएगा कि सेनेट की एडजस्टमेंट सीट्स के हवाले से आपको लगता है कि फिर जो गेम है नंबर गेम के हिसाब से चलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से मौलाना साहब ने बात की, एक तो मैं मुस्लिम लीग नून के वाज़ेह पॉलिसी है कि हमने अगर अदम इत्तेमाद को लाता भी पता नहीं, जब हम नहीं लाएंगे उलमा वाले नहीं लाएंगे तो और किसने लाना। हम समझते हैं कि इस वक्त ये उनका मैंडेट है, वो जाने और वो सूबा जाने, जिस सूबे को जिस हद पे पहुंचा दिया, यानी करप्शन उरूज पे है और दहशतगर्दी का आपने हवाला दिया, जो दहशतगर्दी जिस तरीके से उरूज पे है, शायद उसके लिए कोई भी और पार्टी तैयार नहीं होगी कि इस वक्त ये गन का टोकरा अपने सर पे ले ले, तो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि PTI 13 साल से वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे और 13 साल में जितने उस सूबे की बर्बादी हुई वो उसकी वजह से भी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से भी और करप्शन की वजह से भी और बेरोजगारी की वजह से वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही है, उरूज पे एक दो। देखिए, ये वाहिद हुकूमत है कि ये एक दूसरे पे खुद इल्जाम लगाते हैं कि ये चोरी कर रहा है। आज भी मैं सुन रहा था, एक उनका MPA कह रहे हैं कि जी ये करप्शन के हद हो चुकी है यहाँ पे, और हकीकत है कि एक दो MPA आपस में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमने इनकार किया कि हम, चूंकि इमरान खान का हुक्म है कि आप बजट को पास न करें, तो हम दोनों ने इनकार किया, तो बाकी सबको 3-3 अरब रुपए दिए, जितने भी MPAs है उसकी PTI के 3-3 अरब रुपए दिए और डेवलपमेंट के नाम से वो, और कहते हम दो जो जिन्हें इनकार किया दोनों को नहीं मिला। अब ये सूरत हाल तो जिस सूबे के हो उसमें कौन ये गन का टोकरा सर पे लेगा। और इस वक्त बिल्कुल एकदम, जहाँ तक मौलाना रहमान साहब की बात है कि कोई अभी 2 दिन पहले जरगा था, उन्होंने कहा है कि PTI से कोई दुश्मनी नहीं है, पुरानी तलखियाँ ज़रूर हैं जो साबका थीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये हक जो है उनकी जमात का है, जिसकी जमात का मैंडेट है कि वो तब्दीली लाना चाहें तो जमात के अंदर से ले आए। वो तो जाहिर है, वो तो हमारा भी, देखिए ये तो मौलाना साहब तो आज कह रहे हैं ना, हम लोगों ने, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के 2013 में यही मौलाना साहब ने कहा था कि ये हुकूमत कमजोर है, हमारे इत्तेमाद ला के इस हुकूमत को हटाती है, लेकिन मियां साहब ने नहीं माना। मियां साहब ने कहा नहीं, उनको मेजॉरिटी मिली है, उस मेजॉरिटी के ऊपर उनका हक की को हुकूमत करे। तो हम तो उस वक्त में भी नहीं कर सके, तो अभी हमने क्या सोचना है और क्या देखना है। जहाँ तक मौलाना साहब के उसका भी राय है, हमारा भी यही राय है कि हमने इस हुकूमत को नहीं छेड़ना है। हाँ, उसके अंदर जो ग्रुपिंग है और अंदर जो कुछ होता है ये तो उनकी अपनी पार्टी की दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जाहिद साहब, क्योंकि अगर हम बात करते हैं माइन एंड मिनरल बिल के हवाले से और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से,
ये दो बहुत बड़े कंसर्न्स हैं जो कि हम देख रहे हैं कि केपीके की हुकूमत जो है वो उसको टैकल या उसको हैंडल नहीं कर पा रही। देखिए जी, सबसे जो ये आपको भाई मंजरिल वाली बात है, वो तो अभी तक तजद्दुद का शिकार है। कभी कहते पास करते हैं, कभी कहते नहीं पास करते। और जाहिर है कि 18 अमेंडमेंट के पास इख्तियार सूबे के पास है, सूबाई असम्बली के पास है। और जहाँ तक ये दहशतगर्दी या दूसरे वाक़यात है या ट्राइबल एरिया की आपने बात की, मैं यही अर्ज करना चाहता। 2 दिन पहले जरगा था, सारे ट्राइबल एरिया के जितने एक्स एमएनएज है या सेनेटर्स है, सब आए हुए थे उसमें। अमीर मुकाम साहब उसको हेड कर रहा था, मैं भी उसमें बैठा था। किसी ने मर्जर की मुखालिफत नहीं की। उनको 2 मुश्किलात है, वो 2 मुश्किलात उनकी अपनी बात की है। और एक ये कि हम हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा सोच या फिक्र नहीं है कि वो अमेंडमेंट करे। वो उनसे राय ले रहे हैं कि ये जो मुश्किलात है, आपकी जो मुश्किलात की इज़ाला कैसे किया जाए। तो 2 मुश्किलात है वहाँ पे। नंबर 1 वहाँ पे मुश्किलात है जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का। दूसरा ये कि इम्प्लीमेंटेशन का। ये 2 चीजें हैं। इम्प्लीमेंटेशन, वो कहते हैं कि जी हमारा जो जरगा सिस्टम था, अगर उसको बहाल किया जाए, क्योंकि हमारे इस वक्त जो केसेस है, जो चीजें हैं जो नॉर्मल लोगों के आपस में होते हैं, उसका कोई हल नहीं है। लेकिन मर्जर की किसी को मैंने नहीं सुना कि उसने मुखालिफत की थी। तकरीबन ये 40-50 लोग थे, और 40-50 वो लोग थे कि हर जो पहले एजेंसीज थी, अभी अजला है, उसे 2-2, 3-3 जो बड़े लीडरशिप है वो आए हुए थे। तो वो बात तो नहीं है। वो तो किसी को न कोई सुनता है, न मानता है मर्जर के गलत हुआ है, क्योंकि सब इस पे एग्री है। दूसरा ये कि जो 18 अमेंडमेंट में सूबे को जो इख्तियारात मिले और फिर उसके लिए जो फंड दिया गया था, वो फंड उधर नहीं पहुंचता है। सबसे जो बड़ी उनका मसला है कि वो कहते हैं कि आप जो खैबर पख्तूनख्वा को फंड देते, वो जो हमारे लिए देते हैं ट्राइबल एरियाज के लिए अलग। अगर आपको याद होगा तो महसूस किया गया था कि 100 बिलियन उसको सालाना मिलेगा। वो कहते हैं हमें 60-70 भी नहीं मिलते हैं। तो ये उस सूबे का मसला है, क्योंकि उनको ये हक पहुंचाना चाहिए थे। तो वो मसला एक, ये 2 मसले वहाँ पे है, और कोई ऐसे मसला नहीं है। मिनरल का जहाँ तक मसला है, वो तो सूबाई असम्बली वाला काम है। अगर असम्बली पास करते हैं तो फिर फेडरेशन उसमें वो कर सकते हैं। आपने अभी इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि जी ये गंद का टोकरा है, कोई हुकूमत इसको उठाना या कोई सियासी जमात उठाना नहीं चाहेगी। पार्टी अंदर से टूट फूट का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपने देखा एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला चल रहा है। आपको क्या लगता है कि हर ग्रुप के अंदर 2-2, 3-3 ग्रुप बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? आपको लगता नहीं है कि ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है, ये खुद अपने वेट पे गिरेगी? ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। और अगर जो अपोजिशन में थोड़ा सा भी कुछ हो तो उसको रहने देता खुद गिर जाए। अगर ये गिराएंगे तो ये सियासी शहीद बन जाएंगे। इसको नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से जो पीडीएम का हुकूमत बना था 16 महीने, उससे नुकसान हुआ था। उस वक्त का अपोजिशन थी जो बाद में अभी हुकूमत में है, उस वजह से उसको हुआ था। इसलिए वो एक्सपीरियंस की वजह से अभी इस वक्त जो हुकूमत फेडरल बैठे हुए या इत्तेहादी या कभी उस ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे ये सही आपने जो सही एनालिसिस किया कि वहाँ पे आपस में इतने ग्रुपिंग है, इतने उनकी लड़ाई है कि एक अभी आपको देखा कि सेनेट के जब इलेक्शन होगा तो उसमें, क्योंकि अब ज्यादातर तो आजाद हो गई जी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें तो हर मेंबर आजाद है। उसमें तो ग्रुपिंग ही होगी, और वो एक दूसरे को अभी भी जितना वो गंदा कर रहे हैं, अभी ये एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, और हकीकत है, इल्जाम नहीं है, हकीकत है कि करप्शन उरूज पे है। इससे कभी वो कहते हैं कि इससे पहले कभी इस सूबे में इतना करप्शन नहीं हुआ जो आज से हो रहा है, और इस तरह जो शुरू हुआ है कि ये बिल्कुल इंतहा है। तो वहाँ पे जाहिर है कि लोगों को अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिले, रोजगार नहीं है। गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी साहब ने आज अपना एक बयान दिया। उन्होंने एक बात करते हुए गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी एहतजाज जो तहरीक चला रही है पीटीआई होना चाहिए, लेकिन पुरअमन होना चाहिए। बानी पीटीआई के दोनों साहबजादों की भी शुनीद है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये उम्मीद हैं आप लोग कि ये पुरअमन एहतजाज होगा? देखिए जी, एक बात वाज़ेह है कि अभी आप रिसेंटली कुछ दिनों पहले इसी पीपल पार्टी ने एक एहतजाज किया था पेशावर में, ये करप्शन के खिलाफ। और आपको पता है कि उस पर शिलिंग भी हुई, उस पर डंडे पे बरसाए गए, उनको जेलों में डाल दिया। अगर आप किसी और को ये नहीं दे दे, हक नहीं दे दे सिर्फ पुरअमन एहतजाज की, तो आप अगर देखिए अगर पुरअमन एहतजाज करेगा तो उसमें तो पहले भी हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। अगर वो तशद्दुद एहतजाज करेगा जिस तरीके से उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो तो कोई इजाजत नहीं देगा।
कि रियासत की जिम्मेवारी की उसको रोके और आवाम के जान माल की हिफाजत करे इसी किसी भी सूरत में। और ये तो आपने देखा है, ये कितने 2 साल से यही चीज चल रही है कि बस जलूस है जी, हमारे कब्जा कर रहे हैं इस्लामाबाद को, पेशावर से सरकारी। यदि अभी आपने देखा कि स्वात में जो वाकया हुआ, इसकी अभी ये सूरत हाल है कि जो इदारे हैं, रिस्पांसिबल इदारे हैं, उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। वो जो लोग बेचारे पानी में घिरे हुए थे और बहा के चले गए, शहीद हो गए, तो इस हुकूमत को तो डूब मरना चाहिए कि वो जो ये जो पैसा था वो कुछ तो इसी धरनों में तबाह बर्बाद कर दिया। और जो 114 की जो गाड़ियां थी वो सारे लाके इधर डंप करके चले गए। तो आप मुझे बता दें वो कौम के साथ क्या कर रहे हैं, जिसको ये कहते कि उसने मैंडेट दिया है, वो कहता है कि उस पर फखर करते कि तुम पावर ने मैंडेट दिया, मैंडेट का ये सिला उनको दे रहे हैं जो अभी उनके साथ जो कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जी एहतजाज उनका हक है, हम ऐसे एहतजाज को इनके हक से नहीं रोकेंगे, लेकिन पुरअमन अगर परतशद्दुद होगा तो जिस तरीके से पहले रुका गया था आइंदा के लिए वैसे रोकेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हामिद खान अल-मशरिकी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिम भाई। हामिद साहब, ये बताइएगा कि भारत की जानिब से, अजीत डोवाल की जानिब से एक और मज़ायका खेज़ स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा कि जी हमने 7 मई को 9 मकामात का जो अहदाफ थे हमारे, उनको कामयाबी से हमने निशाना बनाया, जिसकी पाकिस्तान की तरफ से रिबर्टल भी आई है। ये कुछ पागलों के कौम है, मोदी की तरह। अजीत डोवाल को देख लें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके, और इन्हीं का नैरेटिव लेके मोदी चलता है। बिल्कुल। देखिए आसिम, मैं ये कहूंगा कि ये वो है खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुद आपको मार पड़ी, खुद इनको बड़ी बदतरीन जो है वो शिकस्त हुई है, हजीमत उठानी पड़ी है। और बड़ी मजे की आपको बात है, ये जो मैड पागलपन वाली बात की, यही तो मैं पिछले आपको बताया 6 साल पहले मैंने आर्टिकल लिखा मैड आइडियोलॉजी के नाम पे। मैंने कहा मोदी, अमित शाह और अजीत डोवाल की मिल के जो मैड आइडियोलॉजी है वो दरअसल इंडिया को एक दुनिया में तनहा करेगी। इंडिया में जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसकी वजह से पूरा मुआशरा जो है वो तकसीम और इंतशार का शिकार हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये, आज आप देखिए कि वहाँ का जो मीडिया है वो किस पागलपन का शिकार हो रहा है। और उसके बाद जो कोई सेंसेबल बात करता है आसिम, तो उसको जनाब वो देश द्रोही कह देते हैं, गद्दार कह देते हैं। इसी तरह अगर इवन उनकी लोकसभा के अंदर अगर राहुल गांधी सवाल पूछ ले तो भी उसको जनाब पाकिस्तान जाने का मशवरा देते हैं। उनका ख्याल ये है कि कोई भी आदमी, कोई भी शख्स पाकिस्तान में तो है ही है, इवन इंडिया के अंदर भी अगर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो उनकी नाकामियां हैं या उनके राफेल उनके पायलट्स के सवाल करें, जहाजों के गिरने की बात करें तो सो गद्दार कहते हैं। अब तो खुद मान रहे 4 पायलट हलाक हुए, 3 राफेल गिरे। यस, अब सब कुछ मानने के बावजूद अगर अमित शाह इस पागलपन की बात करें कि जी हमारे एयरबेस पे डैमेज हुआ या हमारे पे अटैक हुए और हम नुकसान में आए, तो ये पागलपन के सिवा तो कुछ है नहीं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अब इस बात को दुनिया पूरी जान चुकी है कि पाकिस्तान ने इस जंग में जिस तरह भारत को शिकस्त दी है, भारत ने खित्ते में वो जो ताकत का तवाजुन था, वो जो अपने हक में करना चाहता था, वो हमेशा के लिए अब पाकिस्तान के हक में आ गया है। और वो भारत जो यहाँ पर बुली का किरदार कर रहा था, वो बदमाश का किरदार अदा कर रहा था, अब हमेशा के लिए उससे वो किरदार भी खत्म हो गया। अब रह गई इसराइल और अमेरिका की सपोर्ट। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि अब अमेरिका जो है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की उस सपोर्ट से पीछे हटेगा और इसराइल इंडिया गठजोड़ 10% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने, 10% टैरिफ भी लगा दिया ब्रिक्स की वजह से। ब्रिक्स की वजह से, बिल्कुल। और ब्रिक्स, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि ब्रिक्स मुमालिक ने क्या अहम बात की है। ब्राजील के सदर ने कहा कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स के अंदर अमेरिका का ट्रोजन हॉर्स है, यानी अमेरिका का नुमाइंदा है जो दुश्मन की तरह खबर लेने के लिए हमारी घुस बैठिया हुआ है। घुस बैठिए। हाँ,
ये वो खास बात है जो ब्रिक्स ने बड़े वक्त पे समझ ली है। और मैं यही कहता आ रहा हूँ कि एक तरफ से क्वाड के अंदर बैठ के इंडिया जो है वो चाइना के खिलाफ महाज बनाता है, और ब्रिक्स के अंदर चाइना के साथ और ब्राजील और अफ्रीका के साथ बैठकर अमेरिका के खिलाफ महाज बनाता है। तो ये जो दोगली पॉलिसी है, इसके अंदर बिल्कुल सच है कि वो असल में किसी ना किसी के एजेंट का किरदार अदा कर रहा है, और वो लाजमी तौर पर इसराइल और अमेरिका है। और ब्रिक्स ने बड़े वक्त पे इस बात को समझ लिया है। तो आइंदा आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि क्या ब्रिक्स में इंडिया को रखा भी जाता है या नहीं। और 10% टैरिफ के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये 10% टैरिफ जो है, इसके ऊपर पूरी जगह पर इंडिया के अंदर ले दे हो रही है कि ये कैसी दोस्ती है अमेरिका की, ये कैसे ताल्लुकात है अमेरिका और मोदी के और ट्रंप के। तो अब ये सारी चीजें जो हैं, ये मोदी के लिए दिन ब दिन उसके वो दुर्घटना बनती जा रही है। जी देखें ना, ये क्वाड वाला सिलसिला तो ना तो वो 10 और 7 मई को और 6 मई को काम आया, और ना उसके बाद काम आया। आप ये बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त उसका नैरेटिव पूरी दुनिया में फौत हो चुका है, बुरी तरह पिट चुका है। जहां गया जलील होकर वापस आया, चाहे उनका शशि थरूर गया, चाहे उनका जयशंकर गया। आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के साथ उसकी हिम्मत है दोबारा कोई इस तरह की जारियत करने की? देखिए, मैं कहूंगा कि जख्मी लोमड़ी से आप कुछ भी बईद नहीं है, और उसके साथ जो इसराइल और ये दोनों मिलकर दोबारा सफबंदी कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी मुकम्मल तौर पर दिफाई तौर पर तैयार है, और पाकिस्तान उनको एक बार फिर इसराइल की तो अपनी कमर टूट चुकी है ईरान से मार खा के, बहुत बुरी मार पड़ी है उसको। दोनों बिल्कुल ऐसी है, लेकिन दोनों जो हैं वो, मैं बार बार कहता हूँ, वो जख्मी लोमड़ी की तरह अपने जख्मों को सेंच रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कोई बहाना मिले तो कुछ वो और कर सकें, जो इंशाल्लाह उनको नाकामी होगी। और दूसरी बात आपको बताता चलूं, जो मैं समझता हूँ खित्ते के अंदर आज जो सूरत हाल पाकिस्तान, चाइना, टर्की, ईरान और रशिया का जो एक ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, खुद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया अब इंडिया से दूरी इख्तियार कर रहा है। ये बड़ी अहम है कि इंडिया खित्ते में वो जो पाकिस्तान को अकेला करने चला था, आज हमसायों से तन्हा, आज अपने 70 साल दरीना दोस्त रशिया को उस पर एतबार नहीं रहा। आज ईरान ने देखा कि इंडिया ने किस तरह उसकी पीठ पे छुरा घोंपा, और मोसाद के साथ मिलकर उसकी तमाम टॉप लीडरशिप के कत्ल में डायरेक्ट इंडियन राह मुलव्वस है। फिर उसके बाद इंडिया ने अपनी फिजाई हदूद दी अमेरिका को ईरान के ऊपर बमबारी करने के लिए। ये सारी चीजें बता रही हैं कि अमेरिका, दरअसल इंडिया जो है वो खित्ते में सबसे खतरनाक, नेगेटिव और मैं समझता हूं कि बदतरीन किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्द मुल्क है, इसमें हामिद खान साहब कोई दूसरी राय नहीं है। फितनतुल हिंदुस्तान वाला सिलसिला बलोचिस्तान में आप देखें तो ये तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि ये तो तसलसल ऑपरेशन सिंदूर ही है। ऐसी है, ऐसी है। और देखें, फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो अपने मकासद पूरी दुनिया के आगे और खुसूसन पाकिस्तान के आगे वाजे कर चुका है, और पाकिस्तान का जवाब भी वाजे है कि पाकिस्तान इनको चुन चुन के मारेगा, चाहे वो बलूचिस्तान में हो। और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के इदारे ये फैसला कर चुके हैं कि अगर उन्हें बॉर्डर पार यानी चमन के बॉर्डर की तरफ भी अब अपने अहदाफ को निशाना बनाना पड़ा तो उनको बनाया जाएगा, और पाकिस्तान का पूरा हक है। क्यों? क्योंकि भारत जो है अगर वो ऑपरेशन सिंदूर इस तरह जारी रखना चाहता है तो फिर हम उसको इस तरह भी मारेंगे, और इंशाल्लाह हम इसको कहते हैं कि इसके घर तक इसका पीछा करेंगे। और हम अब फितनतुल हिंदुस्तान को, फितनतुल ख्वारिज को किसी हालत में भी बलोचिस्तान में या कहीं पे पनप नहीं दे सकते। खुद बलोची अवाम जो है वो इनसे तंग है, क्योंकि ये जिस अंदाज में बच्चों को कत्ल करते हैं, जिस अंदाज में मजदूरों को कत्ल करते हैं, ये ना इंसान है, ना मुसलमान है, ना बलोची हैं, ना ये बलोचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, ना बलोचिस्तान की सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे पास बड़े मजबूत सबूत मौजूद है भारत की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। कुलभूषण यादव से तारीख शुरू होती है, बल्कि उससे पहले का सिलसिला है, आपको मालूम है। जी, आपको याद होगा 50 साल से इनका, जी बहुत पुराने हैं सिलसिले। दिलजीत था एक इनका, लाहौर कोट लखपत जेल में जो बाद में मारा गया, उससे पहले कराची बम धमाके, और ये सारी सूरत हाल हम देखते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि मोदी और ये अजीत दोवल डॉक्ट्राइन ने एक नया रुख इख्तियार किया 2014-15 के बाद, तो अब हम उससे उसी तरह टैकल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको बदतरीन शिकस्त भी दी है। अपने मुल्क के हालात तो ये है कि 9 जुलाई को पूरा मुल्क बनता 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ भारत को एक ही दिन में। 30 से 40 करोड़ अवाम जो थी वो सरापा एहतजाज थी मोदी की पॉलिसीज के हवाले से। अपने उसके मुल्क के अंदर जो सपोर्ट के हवाले से चल रही हैं चीज़ें, जहाँ पे इनकी फौज नहीं जा सकती, 7 स्टेट्स की बात की जाए, जहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत तो खुद अब उस नहज पे पहुंच चुका है कि अंदर से टूटेगा? देखिए,
देखिए, आपको याद होगा कि जब मैंने 2015-16 में मोदी को इंडिया का गोरबाचोव कहना शुरू किया तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। फिर 2019 में जिस तरह इसने पुलवामा और वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पे किया, मैंने कहा ये इंडिया को आरएसएस यूएसएसआर की तरह तोड़ेगा और ये इंडिया का जो है वो गोरबाचोव साबित होगा। और यही हुआ है। आज कितनी रियासतें हैं जहां पर भारत का अमली तौर पर कंट्रोल खत्म हो चुका है और भारत जो है वो अब टूटने के दर पर है और इसके अंदर खुद कोई कसूरवार नहीं। सबसे बड़ा कसूरवार वो हिंदुत्व जहनीयत और राष्ट्रीय सेवक संगत की जो जमात है उसकी पॉलिसी, जो अकलियतों के साथ सलूक है, जो निचली जातों के साथ सलूक है और जो दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना है, उसने आज मोदी को और अजीत डोभाल को इस नहज पहुंचाया है। और मैं आपको बताता चलूं कि अब ना तो इलेक्शन ये जीत सकेगा आइंदा कभी और ना ही ये आइंदा कभी सियासत में नजर आएगा। इसका मुस्तकबिल मुझे तारीख नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले भारत टूटता नजर आ रहा है। गुजरात के रेलवे स्टेशन पे चाय का खोखा लगाता नजर आ रहा है हमें दोबारा ये। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये हामिद खान साहब, एक चीज़ ये भी आती है कि अभी वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो पूरी दुनिया से चक्कर लगा कर आए और जूते खा कर आ गए। अब वो कहते हैं कि जी हमने दोबारा मतलब संदूर ऑपरेशन को जो है उसको एक्टिव करना है, अभी पॉज है। वो पूरी दुनिया में हकाइक को तस्लीम ही नहीं कर रहे। तो आपको लगता है इस पॉज को लिफ्ट अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो उनका कुछ नहीं बचेगा? देखिए, एक सादी सी बात है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर सिंतास मुआहदे के मुअत्तल रखा जाता है, पाकिस्तान का पानी रोका जाता है, खुशहाली की कोशिश की जाती है, तो फिर पाकिस्तान के पास तमाम जेनेवा कन्वेंशन के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 51 के तहत राइट है कि पाकिस्तान खुद अपने ताईं हमला करे और जितने भी पाकिस्तान के पानी रोकने की कोशिशें हैं उनको सबूताज किया जाए और पाकिस्तान खुद भारत को सबक सिखाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वो बड़ी क्लियर है कि इंडिया को बदतरीन सफारती नाकामियां मिली हैं। शशि थरूर के खिलाफ मैंने जो आर्टिकल लिखा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट वो पूरी दुनिया में सराहा गया और सबसे बड़ी उसमें वजह ये थी कि शशि थरूर जैसा आदमी जो कि अपने आप को कांग्रेसमैन कहता था, अपने आप को मॉडर्नाइज कहता था, वो भी अगर हिंदुत्व आइडियोलॉजी का फॉलोअर बन गया है तो फिर इंडिया का खुदा ही हाफिज है। इंडिया का बर्बादी जो है वो उसकी किस्मत में लिखी गई है और यही वो वजह है कि मैं समझता हूँ कि इंडिया का मौक़िफ़, इंडिया का जो आइडियोलॉजी है वो अब पूरी दुनिया में किसी को भी मैं समझता हूँ हमायत नहीं हासिल इंडिया को, सिवाय गोदी मीडिया के जिसका आप और मैं सामना करते हैं। सर वो आप और मैं देखते हैं सर, वो अपने घर की बातें हैं, वो अपने आप को उसी में खुश करते रहते हैं और उसका उनको नुकसान इवेंचुअली खुद हो रहा है। ये मैं आपको बताता चलूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। आपका बात गोदी मीडिया की आती है और अजीत डोभाल डॉक्ट्रिन की आती है या फिर आरएसएस और बीजेपी के नैरेटिव की आती है, यानी कि वो मीडिया जो कि दुनिया में अपने आप को एक बड़ा माइटी इंडिया के रूप में पेश कर रहा था, राइजिंग शाइनिंग इंडिया, आज वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठा। इतना झूठ कि पूरी दुनिया कानों को हाथ लगा के कहती है कि इसका कोई रेफरेंस भी कोट ना करना। इतना झूठ कि वो ये कहते हैं कि इस मीडिया से तो मेरे ख्याल है कि आपको कोई रेफरेंस या फिर कोई तहकीक जो है उसको आप शामिल ना कीजिए, ये मेहरबानी। ये आज पूरी दुनिया इस बात पे बात कर रही है। तो इस तमाम चीज़ के पीछे जिस तरह लाहौर की बंदरगाह, कराची की बंदरगाह, उसके बाद इस्लामाबाद पे कब्ज़े की खबरें, वज़ीर आज़म बंकर में छुप गए और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने बात की। बात ये हुई कि अपने नुकसानात को दिखाने की जगह अपने वो लोग जो कि बैठे बैठे तैयारों के अंदर जिनको हमने फारग कर दिया, यानी कि वो राफेल जो कि ताकत के तौर पे उन्होंने कहा था कि हम लेकर आए हैं, वो ज़मीन बोस हो गए और समेत उनके पायलट्स के वो जहाज़ जो कि पाकिस्तान की सरजमीन को क्रॉस करने का या उस पर हमला करने का ख्वाब देख रहे थे, उनको ज़मीन बोस किया गया। ना सिर्फ ज़मीन बोस किया गया बल्कि मिसाल इबरत बनाया गया। तो आज भी इंडिया और इंडिया की आवाम को ये सोचना चाहिए कि इस पागल और इस साइको की आदत को या इसके पीछे जो लोग हैं, एडवाइज़र्स हैं, उन साइको लोगों से जान कैसे छुड़ाई जाए और इंडिया का जो एक मुकाम था उसको बहाल कैसे किया जाए। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।